क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर रोवर उतार दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी बना लिया, मौसम का कई दिन पहले तक सटीक अनुमान लगा लेता है, लेकिन आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा। क्यों? क्या विज्ञान इतना कमजोर है, या फिर प्रकृति के इस रहस्य को समझना आज भी इंसानों की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है? हाल ही में वेनेजुएला में हुए सेकंड्स के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वैज्ञानिक इसे डबलेट अर्थक्वेक कह रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है, अगर विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो फिर भूकंप की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाता। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भूकंप क्यों आता है, वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते, क्या भूकंप आने से पहले कोई संकेत मिलते हैं, क्या एआई भी इसमें असफल है, वेनेजुएला का ये डबल भूकंप इतना चर्चा का विषय क्यों है, और आखिर जापान बार बार बड़े भूकंप झेलने के बावजूद इतनी कम तबाही कैसे झेलता है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर भूकंप क्यों आता है। भूकंप को समझने के लिए हमें धरती के अंदर की चीजें भी समझनी होंगी। हमारी पृथ्वी बाहर से भले ही एक ठोस गोला दिखाई देती हो, लेकिन वास्तव में इसकी ऊपरी सतह एक ही चट्टान नहीं होती। धरती कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई हैं। इन्हें आप विशाल पत्थर की चादरों की तरह समझ सकते हैं। ये प्लेट्स लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर की गति से खिसकती रहती हैं, यानी धरती हमेशा चल रही है, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के नीचे घुसेंगी या अलग होंगी तो क्या होगा। उनके बीच वर्षों का दबाव जमा होता रहेगा। जब ये दबाव चट्टानों की सहन क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो अचानक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है और धरती कांप उठती है। इसी घटना को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप कितना शक्तिशाली होगा ये किस पर निर्भर करता है। हर भूकंप एक जैसा नहीं होता। कुछ झटके इतने हल्के होते हैं कि लोगों को महसूस भी नहीं होते, जबकि कुछ भूकंप सेकंड्स के भीतर ही पूरी की पूरी इमारतें गिरा देते हैं। भूकंप की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी ऊर्जा अचानक बाहर निकली, फॉल्ट लाइन कितनी लंबी थी और भूकंप कितनी गहराई में आया। यही कारण है कि 5 तीव्रता का भूकंप और 7.5 तीव्रता का भूकंप नुकसान के मामले में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, विज्ञान भूकंप की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ा रहस्य भी है। किसी भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिकों को 3 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देना होगा। पहला, भूकंप कब आएगा। दूसरा, कहाँ आएगा। तीसरा, उसकी तीव्रता कितनी होगी। अगर इन तीनों सवालों का सटीक उत्तर मिल जाए तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक संस्था, यूएसजीएस, जापान मौसम एजेंसी या किसी भी देश का भूवैज्ञानिक विभाग इन तीनों सवालों का एक साथ सही उत्तर नहीं दे पाया। यही वजह है कि आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि कल सुबह 10 बजे दिल्ली में 7 तीव्रता का भूकंप आएगा। ऐसी भविष्यवाणी आज भी असंभव है। लेकिन क्या वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता चलता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिक जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित हैं। जैसे मान लीजिए जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, टर्की, चिली, अलास्का और भारत की हिमालयी क्षेत्र। इन सभी जगहों पर टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय रहती हैं, इसलिए यहाँ भविष्य में बड़े भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि वह अगले घंटे आएगा, अगले महीने या अगले 20 वर्षों बाद आएगा। क्या भूकंप आने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? ये सवाल दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। दुनिया भर में हजारों रिसर्च की गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि भूकंप पहले से भूमिगत पानी में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ सकती है। कुछ जगहों पे जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। कहीं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दर्ज हुआ। कई बार छोटे छोटे झटके लगने लगे, तो कहीं धरती में सूक्ष्म दरारें बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये संकेत हर भूकंप से पहले नहीं दिखाई देते, और कई बार ये संकेत दिखाई तो देते हैं लेकिन भूकंप नहीं आता। यानी इन संकेतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता या पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन्हें आधिकारिक चेतावनी प्रणाली नहीं मानता। तो क्या एआई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता? आज एआई बीमारियों की पहचान कर रहा है, कारें चला रहा है, रोबोट बना रहा है, भाषाएं समझ रहा है। तो क्या एआई भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता? इसका जवाब है अभी नहीं। दरअसल एआई उतना ही अच्छा काम करता है जितना अच्छा उसे डेटा मिलता है, लेकिन धरती के हजारों किलोमीटर नीचे
क्या हो रहा है इसका पूरा डेटा हमारे पास है ही नहीं। हम केवल सतह के ऊपर लगे सेंसरों से कुछ जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन चट्टानों के भीतर जमा तनाव, उनकी वास्तविक स्थिति और उनके टूटने का सही क्षण आज भी विज्ञान नहीं माप सकता। इतना ही नहीं, एआई को सीखने के लिए लाखों उदाहरण चाहिए, लेकिन इतिहास में बड़े भूकंप बहुत कम आए हैं और हर भूकंप अलग होता है। कई बार 5 तीव्रता के छोटे झटकों के बाद भी कुछ नहीं होता और कई बार बिना किसी चेतावनी के 7.5 तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है। यानी एआई के लिए पैटर्न पहचानना अभी भी कठिन है। इसलिए आज एआई केवल ये बता सकता है कि कौन सा इलाका ज्यादा जोखिम वाला है, लेकिन वह आज भी ये नहीं बता सकता कि अगला भूकंप कब आएगा। अब बात करते हैं वेनेजुएला के डबल भूकंप की। 24 जून 2026 कुछ ही सेकंड्स के भीतर पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप और लगभग 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली झटका। वैज्ञानिक इसे डबलेट अर्थक्वेक कहा। ऐसी घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं। आमतौर पर एक बड़ा भूकंप आता है, फिर आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन यहाँ 2 बड़े भूकंप लगभग लगातार आए। इसी वजह से इस घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया। राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, सड़कें टूट गईं और सुनामी की चेतावनी भी जारी करनी पड़ी। हालांकि एक्स पर कुछ यूजर्स ने गूगल अर्थक्वेक अलर्ट के स्क्रीनशॉट्स लगाकर ये बताया था कि उन्हें गूगल की ओर से चेतावनी मिली है। लेकिन एक और बड़ा सवाल, जापान में अक्सर बड़े भूकंप आते हैं, फिर भी वहां नुकसान कम क्यों होता है? इसका जवाब है तैयारी। जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन वहां की सरकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी हमेशा तैयार रहते हैं। जापान में नई इमारतें तभी बन सकती हैं जब वे भूकंप रोधी डिजाइन पर खरी उतरें। इमारतों के अंदर विशेष शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। कई इमारतें बेस आइसोलेशन तकनीक पर बनाई जाती हैं, यानी धरती हिले लेकिन इमारत कम हिले। इतना ही नहीं, पूरे देश में हजारों सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कहीं भूकंप शुरू होता है, कुछ सेकंड के भीतर मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, मेट्रो और सरकारी चेतावनी प्रणाली सभी लोगों को अलर्ट भेज देती है। ध्यान रहे, ये भविष्यवाणी नहीं होती, ये केवल भूकंप शुरू होने के बाद उसकी तरंगों को पहुंचने से कुछ सेकंड पहले लोगों की चेतावनी दी जाती है। लेकिन ये कुछ सेकंड्स भी हजारों जानें बचा सकते हैं। क्या केवल तकनीक ही जापान की ताकत है? बिल्कुल नहीं। जापान की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन है। वहाँ बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाता है कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। हर साल मॉक ड्रिल होती है। ऑफिस, अस्पताल, मेट्रो, स्कूल, हर जगह अभ्यास कराया जाता है। लेकिन लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि तय प्रक्रिया का पालन करते हैं। यही वजह है कि वहाँ बड़े भूकंप में भी जान माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। तो भारत को क्या सीखने की जरूरत है? भारत के हिमालयी क्षेत्र जैसे दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर और गुजरात के कुछ हिस्से भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। इसके लिए भूकंप रोधी निर्माण, सख्त बिल्डिंग कोड, जागरूकता, मॉक ड्रिल और मजबूत आपदा प्रबंधन की व्यवस्था जरूरी है। तो कुल मिलाकर भूकंप आज भी प्रकृति के सबसे रहस्यमय और विनाशकारी घटनाओं में से एक है। विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है, नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, एआई भी तेजी से सीख रहा है, लेकिन आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि अगला बड़ा भूकंप कब, कहां और कितनी तीव्रता से आएगा। इसलिए भविष्यवाणी से ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी, क्योंकि भूकंप को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम करना ज़रूर हमारे हाथ में है। तो आप हमें बताइए, क्या भारत में भी जापान की तरह नियमित भूकंप मॉक ड्रिल और सख्त भूकंप रोधी निर्माण नियम अनिवार्य किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।